हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मित्रों, मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, उसको शेयर किया करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए जो है तत्पर रहता हूँ। चलिए, आज जो है हम लोग जिस कड़ी की शुरुआत किए हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की, उसी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि शक्तियों का विभाजन किस आधार पे और कैसे किया गया है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप यह देख लें कि हमारे के यहाँ जो है वह केंद्र स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर पर सरकार होती है और एक स्थानीय सरकार भी होती है, जिसको हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग यह जानेंगे कि यह जो केंद्र सरकार होती है या जो राज्य सरकार होती है और ये जो स्थानीय सरकार होती है, ये तीनों में क्या रिलेशनशिप है? क्या ये अपने पावर जो है खुद बांटती है या इसको संविधान के द्वारा बांटा गया है? आइए हम लोग देखें कि इसकी शक्तियों का डिवाइडेशन जो है, कैसे इसका जो है बंटवारा किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि 3 सूची की चर्चा की गई है। कितनी सूची की चर्चा की गई है? 3 सूची की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, पिछले जो स्लाइड था यहाँ पर आप देखिए, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये संघ सूची का है, ये राज्य सूची का है, ये समवर्ती सूची का है। ये मैं क्लियर आपको पहले कर दूं कि इसका संबंध समवर्ती सूची से नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे वो किससे संबंधित है और कौन उस पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले ही मैं बता दूं कि संघ सूची जो है, संघ सूची में बच्चों अभी भी 97 ही विषय हैं और पहले भी 97 ही विषय हुआ करता था। पहले कितना था? 97, और अभी कितना है? वो भी 97। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यह परीक्षाओं में प्रश्न आता है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखेंगे कितना करेंगे? 97। कितना करेंगे? 97। ठीक है, और उसी प्रकार जब राज्य सूची में कहा जाए कि राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ जो पहले लिखा हुआ है वो पहले हुआ करता था और अभी जो है ये वर्तमान में है। यानी कि पहले जो है वो 66 था और आज जो है वह 61 ही रह गया है। ठीक है, उसके बाद जब हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जो है पहले 47 हुआ करता था और आज जो है वह 52 है। एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो है -5 हुआ और यहाँ पर +5 हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो 47 और 5 52। ठीक है, और यहाँ से 66 में से 1 निकला, 66 में से 5 निकला तो 61। यानी कि ये 5 जो है घटा है और ये 5 जो है इसमें ऐड हुआ है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ आपको कि ये कुछ नहीं हुआ, इसका 5 जो ले करके और इसमें 5 जो है ऐड कर दिया गया है। समझ रहे बात को? पहले जो कभी राज्य सूची में हुआ करता था विषय, आज जो है वह समवर्ती सूची में हो गया है। क्लियर है? चलिए, ठीक है, आगे हम और बात करेंगे कि कैसे इसको और अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकें। देखिए, संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? संघ सूची में देखिए, ऐसे तो इसमें 97 विषय हैं, ठीक है ना, लेकिन 97 विषय को याद रख पाना संभव नहीं होता है। लेकिन एक बेसिक अगर हम लोग जो समझते हैं या अपने छात्र छात्राओं को बताने का प्रयास करते हैं कि जो जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो देश को चलाने के लिए, दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए और एक अच्छी व्यवस्था डेवलप करने के लिए जो आवश्यक होता है, उसको आप लोग संघ सूची में शामिल करेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए वित्त की ज़रूरत पड़ती है, उसकी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, रक्षा, उसके विदेश से संपर्क अच्छे बनाने या किस प्रकार निर्धारित करने हैं, उसके लिए जो है एक आवश्यक डिपार्टमेंट की आवश्यकता होती है। युद्ध और शांति, फिर रेल, बैंकिंग, बीमा, जनगणना,
ये सब जो चीज़ें हैं वह संघ सूची का है। एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जनगणना जो है ना, ये जनगणना जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो जनगणना अगर पूछा जाएगा कि संपत्ति सूची का कौन सा विषय है या नहीं है, तो एक जनगणना और बीमा ये सब ऐसे कन्फ्यूजिंग विषय है ना जिसमें बच्चे फंसते हैं कि यह जनगणना तो लग रहा है कि संवर्ती सूची का है, लेकिन ये स्पष्ट हो लें कि जनगणना जो है वह संवर्ती सूची का न होकर के संघ सूची का है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि स्थानीय लोक प्रशासन, पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, उद्योग, पथकर, भूमि एवं भवन कर, बाजार मिले, ये सब जो है वह संवर्ती सूची में है। ये देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक कुछ उदाहरण देकर के यह समझाने का प्रयास किया हूँ कि कौन से विषय इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें आप समझेंगे कि राज्य से संबंधित चीज़ें होंगी, राज्य से जो संबंधित विषय होंगे वह इसके अंतर्गत आएंगे, और बेसिकली जो है राज्य की व्यवस्था बनाने में, राज्य की डेवलपमेंट करने में इन सभी विषयों से जो संबंधित होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो विषय राज्य सूची में वर्णित है या जो विषय संघ सूची में वर्णित है उस पे संघ सरकार कानून बनाती है, और जो विषय राज्य सरकार में वर्णित है वह राज्य सरकार कानून बनाती है। जनरली केस में मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्शन हर जगह पे है, ठीक है। लेकिन जब संवर्ती सूची की बात करी जाएगी तो संवर्ती सूची पे राज्य सरकार भी जो है कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है। राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में विरोध उत्पन्न होता है या किसी तरह की जो है तू मैं की बात होती है, किसी तरह की अपने से बड़े साबित करने की बात होती है, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात जो है मानी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नियम होता है वह भारी होता है, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले जो चर्चा कर रहा था कि 5 यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगा दिया गया है, यह भी क्वेश्चन बनता है बच्चों। यह पूछा जाएगा कि शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवर, पक्षी सुरक्षा और न्याय प्रशासन, ये जो देख लीजिए आप 5 जो मैं यहाँ पर टिक लगाया हूँ, ये 5 ही वो सब्जेक्ट हैं जो पहले कभी राज्य सरकार राज्य सूची में आया करता था और उसको अब जो है कहाँ रख दिया गया है, संवर्ती सूची में, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा जो है संवर्ती सूची में नए विषय शामिल किए गए हैं, और इसमें से 5 में से एक जो है 4 में से कोई आपको 4 ऑप्शन का हुआ तो 4 ऑप्शन में से एक जो है ऑप्शन इसमें से तीनों वाला देगा, और एक जो है कोई दूसरा ऑप्शन दे करके आपको फंसाने का काम कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वह संवर्ती सूची में आता है। कारखाने और विद्युत, ये सब जो चीज़ें हैं वह किस में आता है, संवर्ती सूची में आता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग बात करेंगे वह इसके पहले की वीडियो में जो हम लोग बात किए थे वह फेडरल व्यवस्था जो है, संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कैसे है उसकी चर्चा किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो इसके पहले का जो वीडियो है आप वहां पर प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पर आपको 10th क्लासेस का वीडियो मिलेगा, उसमें आपको वो लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप उस वीडियो को देख लें। तब इस वीडियो को आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है समझने में आसान होगी, ठीक है। एकात्मक और संघात्मक दोनों का मैंने उसमें डिफ्रेंसिएशन भी किया है। चलिए हम लोग एकात्मक शासन, भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्था का जो है कैसे झलक मिलती है उससे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोग यह जानते हैं कि भारत जो है अर्ध संघात्मक है। कैसा है, अर्ध संघात्मक, ठीक है ना। यानी कि जो है पूरी तरह से वह संघ का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है। और हम लोग यह भी बात किए थे कि भारतीय संविधान में फेडरल शब्द की चर्चा कहीं पर भी नहीं है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एकात्मक कैसे है सरकार, यानी कि एकात्मक व्यवस्था हमारे के यहाँ संविधान में कैसे दिखती है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि शक्ति का बंटवारा किया गया है। शक्ति का बंटवारा अभी हम लोग जस्ट 3 सूची में बात किए थे, है ना। एक जो था वह क्या था, केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा संवर्ती सूची, है ना। 3 सूची की बात किए थे। बात
वहाँ पर शक्तियों का डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई विशेष परिस्थिति होती है, जब भी कोई इमरजेंसी होती है, जब राष्ट्र पे बात आती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वह केंद्र के समझ सारी पावर जो है सिमटती हुई मिलेगी। यानी कि अंततोगत्वा जो है वो केंद्र जो है वह सशक्त होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। ये तो पहले पॉइंट हो गए। अब चलिए दूसरे पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि राज्य अनश्वर नहीं है, यानी कि राज्य का नाश हो सकता है। राज्य का नाश कहने का मतलब क्या यहाँ पर है कि राज्य जो आप अभी देख रहे हैं, जैसे यह मान लीजिए कि यह कोई राज्य है, तो इसमें डिवाइडेशन हो सकता है, इसको जो है किसी दूसरे राज्य में विलय हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन वह भारत राज्य जो क्षेत्र है उससे वह अलग नहीं हो सकता है। याद रखिएगा मेरी बात को। राज्य अनश्वर नहीं कहने का मतलब है कि वह उसका नाश जो है हो सकता है। नाश कैसे होगा? नाश होगा वह या तो वह मिल जाएगा या उसके टुकड़े होंगे, वो कई खंडों में बट सकेगा। जैसे आप लोग हम जानते हैं, आप लोग गौर किए होंगे, तो मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो राज्य का निर्माण कैसे हुआ उस पर जब मैं बात करूंगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी जैसे हम लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को जानते हैं, तो पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय यह व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। इतने न राज्य हुआ करते थे और न ही उतने संघ शासित प्रदेश थे, ठीक है। यानी कि उसमें परिवर्तन होते रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एकल संविधान की। एकल संविधान कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक संविधान है। सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? एक संविधान है, चाहे वह राज्य के लिए हो या केंद्र के लिए हो, सारे के लिए जो है वह एक नियम है। लेकिन आप यह जान लें, एक यूएसए एक ऐसा देश है जहाँ पर राज्यों की भी जो है संविधान अलग है और केंद्र के लिए भी जो है संविधान अलग होते हैं। वहाँ पर राज्य जो है वह केंद्र से के अधीन काम नहीं करता है, बल्कि वह इंडिपेंडेंट रूप से जो है कार्य करता है। अच्छा, उसके बाद देखिए संविधान का लचीलापन भी है। संविधान का लचीलापन इस मामले में है कि कुछ केसेस में तो जो है वह सामान्य तरीके से जो है वह उसमें संशोधन संभव है ना। एक सामान्य बहुमत से ही सिर्फ अगर जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संविधान में आपको कई परिवर्तन होते हुए जो है संशोधन होते हुए दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां बनती है जहां पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और कुछ में राज्यों को भी जो है वह शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यह एक एकात्मक शासन की जो है वह व्यवस्था, एकात्मक शासन के जो है लक्षण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है। राज्य प्रतिनिधित्व, अच्छा फिर से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे यहाँ पर जो स्टेट हैं वह यूपी जो है आप जानते हैं कि बहुत बड़ा है, और अगर हम लोग असम की बात करें, नागालैंड की बात करें, तो ये सब काफ़ी छोटे छोटे स्टेट हैं और इनकी समानता जो है खासकर सीट में, प्रतिनिधित्व में, जैसे लोकसभा की हम लोग बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो इनकी जो संख्या है वह समान रूप से नहीं है। आप देखते होंगे कि यूपी में जो है वह बहुत ज़्यादा सीट के लोकसभा या राज्यसभा में जो है दिया गया है, जबकि अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर 1-2 इस तरह से कर करके जो है सीटें वहाँ पर दी गई है। लेकिन जब आप यूएसए की कंपेरिजन करेंगे तो मैं बता दूँ वहाँ पर आपको 50 स्टेट्स है और सभी स्टेट से सिर्फ 2 ही है जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग और क्या देखते हैं साहब? उसके बाद देखते हैं कि आपातकालीन उपबंध है। हमारे यहाँ आपको जानते होंगे कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की जो है आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। कितने? 3 प्रकार की। एक जो है अनुच्छेद 352 में वर्णित है, दूसरा 356 में वर्णित है और तीसरा जो है वह 360 में वर्णित है, ठीक है। 352 जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, है ना, और इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। मैं देखिए आपको जो है एक
सामान्य सी भाषा में समझाने का प्रयास हमेशा करता हूं, जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। 356 को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में या किसी क्षेत्र विशेष में लागू होती है। ठीक है। 360 जो जिसके अंतर्गत लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वित्तीय आपात बोलते हैं। हालांकि यह आपात जो है कभी हमारे के यहाँ नहीं लगा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय आपात बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और नीचे लिखा हुआ है कि एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहने का मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है राज्य के नागरिक नहीं है, बल्कि राज्य और प्लस केंद्र दोनों की नागरिकता आपको मिली है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा आप समझें कि अगर कोई कहे कि आप कहाँ के नागरिक हैं तो बिहार के नागरिक न कहेंगे, बिहार के होते हुए भी आप कहाँ के नागरिक कहेंगे? आप कहेंगे भारत के नागरिक हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न आता है और मैं इस प्रश्न का खुद जो है वह एक बार गलत जवाब दिया था। ठीक है, कि दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो मैं वो प्रश्न जो है हल करने में सक्षम नहीं हो पाया था। तो आप याद रखेंगे, दोहरी नागरिकता जो है का उदाहरण यूएसए को माना जाता है। भारत में कैसी है? एक नागरिकता है, यानी कि किसी राज्य विशेष के नागरिक आप नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? भारतीय नागरिकता आपकी कहलाएगी। चलिए, उसके बाद जो है हम लोग कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता है या नहीं है और क्या है। अब देखते हैं, एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि एक ही न्यायपालिका भी है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके आदेश पर ही सारी कोर्टें जो है, चाहे वह हाई कोर्ट हो, चाहे वह सिविल कोर्ट हो, चाहे अन्य और कोई कोर्ट हो, इसी के आदेश पर, इसी के नियम निर्धारण करने पर, इसी के गाइडलाइंस में जो है वह कार्य करती है। यानी कि एक है, एक जो है वह सब जगह कंट्रोल करता है, सभी राज्यों में कंट्रोल करता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकात्मक जो है, एक की ओर जो है चीज़ें बढ़ती हुई आपको दिख रही है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि यहाँ से क्या बनता है साहब? IAS, IPS और IFS। ठीक है, ये सारे जो पद हैं वह यहाँ से भरे जाते हैं, यहाँ से इनकी बहाली होती है। लेकिन ये पदाधिकारी जो है, आप ध्यान दिए होंगे तो आपको मिलेंगे स्टेट्स में भी कार्य करते हुए मिलेंगे और यूनियन टेरिटरीज में भी काम करते हुए मिलेंगे, है ना। इनकी जो है जब वह सर्विस में होते हैं तो उनका वेतन जो है वह राज्य सरकार या जहाँ भी उनके पोस्टिंग होती है वहाँ की गवर्नमेंट देती है, और रिटायरमेंट के बाद जो है इनकी पेंशन और ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आधारित होती है। यानी कि जब ये कार्य करते हैं तो कहीं जहाँ इनकी पोस्टिंग होगी वहाँ करेंगे, लेकिन इनकी अपॉइंटमेंट जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा एक बॉडी होती है UPSC, उसके द्वारा होती है। ठीक है ना। ये जो है केंद्र के प्रति ही जो है वह आपका जिम्मेदार जवाबदेह भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। एक बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कैग। कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसको हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 148 में। कितना में? 148 में। और यह सिर्फ केंद्र की लेखा की ही जांच नहीं करता है, बल्कि केंद्र के साथ साथ राज्य की भी जांच करता है। ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो कैग है, यह कैग भी जो है हम लोग USA से ही इसको लेकर के आए हैं, लेकिन यह कैग जो है वह USA वाला जैसा कैग हमारे के यहाँ नहीं है। ठीक है ना। यह सिर्फ ऑडिटर जनरल का काम करता है, यानी कि AG का काम करता है, C यह कार्य नहीं करता है। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेकिन यह USA में जो है वह पूरी तरह से कार्य करता है। खैर, अब हम लोग अब यहाँ पर मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा था कि सारी लेखाओं की जांच जो है वह कौन कर सकता है? कैग कर सकता है, और अपनी रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को यह सबमिट करता है, और उसके आधार पे जो है राष्ट्रपति फिर लोकसभा में
लोक लेखा समिति के समक्ष जो है वह प्रस्तुत करता है। खैर उतना डिटेल्स में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, अब क्या हम लोग बात कर रहे हैं, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार होता है। राज्य सूची जो है, देखिए अभी तो हम लोग जान रहे थे कि राज्य सूची का जो विषय होता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसके आधार पर राज्य सरकार के भी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, कब बना सकती है, जब राज्य सरकार कहे या राज्य सरकार के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कानून बनाना वहाँ पर उस संबंधित विषय पर केंद्र सरकार को मजबूरी हो जाए, बाध्यता हो जाए, तब वहाँ पर जो है वह कानून जो है क्या कर सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। ठीक है, उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए राज्यपाल तो होता है कहाँ, राज्य में। इसकी बहाली कौन करता है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर बना रहता है और राष्ट्रपति के प्रति जो है वह उत्तरदायी भी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी भी होता है। यानी कि जो कुछ भी चीज़ें राज्य में चल रही होती है उससे उसको अवगत कराने का काम जो है वह कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि जो है राज्य से जो है पावरफुल होता हुआ और राज्य की जो है वह व्यवस्था जो है पर नियंत्रण करता हुआ आपको दिख रहा है केंद्र। ठीक है ना, यानी कि एक जो है वह चीज़ें हैं, एकात्मक व्यवस्था हमारे के यहाँ भी दिखती है। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह क्या है, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, यानी कि इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जिसको अनुच्छेद 324 में हम लोग पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 324 में पढ़ते हैं। यह एकीकृत मशीनरी जो है बच्चों, निर्वाचन मशीनरी, यह न सिर्फ केंद्र सरकार के इलेक्शन कराती है बल्कि राज्य सरकार के भी इलेक्शन कराती है। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यह एक राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, एक राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है जो पंचायती राज का इलेक्शन कराता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि विधानसभा का इलेक्शन, विधान परिषद का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन जो हैं वह कौन कराता है, वह ये बॉडी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग अनुच्छेद 324 में पढ़ते हैं, वह कराती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि राज्यों के विधेयकों पर वीटो, जो अभी हम बताए थे ना कि राज्य सूची पर संसद का जो है अधिकार होता है, कानून वह बना सकती है। तो राज्य सूची का जो विषय होता है वह राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है ना, जब उसको लगता है कि हाँ यह विधेयक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर राष्ट्रपति से परमिशन जो है लिया जाना जरूरी है। ठीक है ना, तो उस विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखेगा और उस पर वह वीटो लगा सकता है। यानी कि जो है वह रुक सकता है कुछ समय के लिए जब तक राष्ट्रपति की परमिशन न मिल जाए। तो आप क्या अभी तक देख पाए, अभी तक आप लोग ये देख पाए होंगे कि जो है हम लोग क्या देखे, शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, किस किस स्तर पर जो है सरकारें होती है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से आपको ले चलूँगा कि स्थानीय जो सरकार होती है, इसको हम लोग पहले भी वीडियो में देखे हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा इसको क्या मिला, संवैधानिक दर्जा मिला है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन 74वां, उसको जो नगर पालिका के जो इलेक्शन होते हैं उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी कि इसकी, लेकिन यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था के सारे कार्यों की कराने की जो जिम्मेदारी होती है वह राज्य सरकार पर ही होती है। राज्य सरकार ही टाइम टू टाइम इस पर जो है इलेक्शन कराने का कार्य करता है, फंडिंग करने का कार्य करता है। ठीक है, और इसके इलेक्शन जो है मैं आपको अभी बताया था कि कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है पंचायती राज इलेक्शन, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।
बाय।